खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर है आज की पंचायत में हूं आपके साथ रीमा पराशर। चुनाव खत्म हो गए 2024 में और उसके बाद सरकार भी बन गई। 5 साल के लिए प्रधानमंत्री के तौर पर एक बार फिर नरेंद्र मोदी को देश की जनता ने चुना, लेकिन ये बात शायद अभी भी कांग्रेस पार्टी को हजम नहीं हो रही है, रास भी नहीं आ रही है। और विपक्ष में हालांकि जब उनको 99 सीटें आई तो उन्होंने ये डंका बजाया कि ये जीत हमारी है, लेकिन वैसे तो अब ये जीत कैसे थी अभी तक जनता नहीं समझ आ पाई। लेकिन उसके बावजूद हर रोज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई ना कोई एक ऐसा बयान सामने आ जाता है कांग्रेस की तरफ से कि एक बार फिर विवाद पैदा हो जाता है। अब खड़गे जी जो कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, कल वो एक रैली कर रहे थे जम्मू कश्मीर में और वहां पर अचानक से उनका बीपी लो हो गया और उनकी तबीयत थोड़ी नासाज हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जैसा कि हमेशा से उनकी आदत रही है, एक उनका बड़प्पन है और खासकर ये लोकतंत्र का हम कहेंगे कि खूबी भी है कि चुनाव खत्म होने के बाद सभी एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, एक दूसरे की इज्जत करते हैं। और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी तबीयत खराब हुई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका हालचाल पूछा, उनकी तबीयत के बारे में बात की, लेकिन खड़गे जी को यह भी रास नहीं आया। अब क्यों नहीं आया ये समझ नहीं आया। उन्होंने तो डंका बजा दिया कि मैं तब तक नहीं मरूंगा जब तक कि मैं प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी को उनकी सीट से या कहें कि गद्दी से नहीं हटा देता हूं। अब इसमें भड़कने वाली बात क्या थी ये नहीं समझ आया। जाहिर तौर पर इस पर अब सियासत हो गई है, बवाल मचा है और घमासान हो रहा है। लेकिन दिक्कत यह है कि यह पहला मौका नहीं है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस तरह के नफरती बयान दिए जा रहे हों। एक के बाद एक चुनाव में प्रधानमंत्री के खिलाफ बेइंतहा नफरत की दुकान जो है वो कांग्रेस पार्टी ने चलाई। लेकिन अब जबकि मिलकर काम करना है विपक्ष के तौर पर सरकार के साथ और सरकार के तौर पर विपक्ष के साथ, तो बीजेपी तो ये करने को तैयार है और प्रधानमंत्री कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मल्लिकार्जुन खड़गे क्यों ऐसे कसीदे पढ़ रहे हैं जिसमें कि प्रधानमंत्री के बारे में सिर्फ और सिर्फ नफरत और निंदा दिखाई दे। आज जरा चर्चा इसी बात पर करेंगे कि विपक्ष की आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि हमेशा प्रधानमंत्री के खिलाफ नफरती बीज देश में बोने की वो कोशिश करते रहते हैं। कभी कब्र खुदेगी, कभी नीच आदमी, इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल देश के प्रधानमंत्री के लिए किया जाता है। तो आखिर क्या मजबूरी है, इस पर चर्चा करेंगे। बेहद ही खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले उन तस्वीरों और बयानों पर नजर डालते हैं जिसकी वजह से ये मुद्दा आज चर्चा में है। अब मेरे को तो 83 इयर्स चल रहे, इतना जल्दी मरने वाला नहीं हूं। जब तक मोदी को नहीं हटाएंगे तब तक मैं जिंदा ही रहूंगा, आपकी बात सुनूंगा, आपके लिए लड़ूंगा। मुझे लगता है कि खड़गे साहब राहुल गांधी के विरोधी हैं, क्योंकि मोदी जी तो अभी 100 साल बचेंगे और तब तक राहुल गांधी बूढ़े हो जाएंगे, उनको मौका नहीं मिलेगा। खड़गे साहब आप यही चाह रहे हैं। हमारे गृह मंत्री को अपने काम पर और थोड़ा ध्यान देना चाहिए, मणिपुर में ध्यान देना चाहिए। आज तक हमारे नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए हैं। मैं खड़गे जी के बयान से सहमत नहीं हूँ। उनका बयान निराशाओं से और विद्वेषता से भरा हुआ है। प्रधानमंत्री के लिए उनको इस तरह की कसम धर्म नहीं खानी चाहिए। ये राजनीति है, ये विचारों की विभिन्नता है। कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी से नफरत नहीं बल्कि देश से मोहब्बत करती है, इसलिए चाहती है कि ये देश मोदी जी की विचारधारा और मोदी जी से मुक्त हो, वो प्रधानमंत्री के पद से हटें, ये हम चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी के हर नेता के सपने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आते हैं। इससे मोदी जी का लेना देना नहीं है व्यक्तिगत तौर से, लेकिन मोदी जी की बुराइयों को हटाने का एक संकल्प है। मैं तो कामना करता हूं कि वो और लंबा जिएं और जब अपने जीवन का 100वां साल पूरा करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से
उनको गुलदस्ता मिले उनके 100वें जन्मदिन पर। कांग्रेस को लगता है कि मोदी है, जब तक मोदी है तब तक कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है, युवराज का कोई भविष्य नहीं है, शहजादे का कोई भविष्य नहीं। तो इसलिए ये मोदी को हटाना नहीं चाहते, ये तो कह नहीं पाते, ये तो मोदी को मिटाना चाहते हैं। तो चलिए, अब ये तो ऐसी बात हो गई कि भाई नफरत एक लिमिट तक तो समझ में आती है कि चलिए प्रतिद्वंद्वी हैं आपके और आपको हरा दिया है और लगातार तीसरी बार ऐसा हुआ है। राज्यों में भी कुछ ऐसी स्थिति कांग्रेस पार्टी की है जो कभी नहीं हुई थी, लेकिन वो नफरत इस हद तक बढ़ जाए कि कसीदे पढ़ने लग जाएं प्रधानमंत्री के खिलाफ और लगातार 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 ऐसे बयान। क्यों भाई? खास मेहमान जुड़ गए हैं हमारे साथ, जरा मैं परिचय करा देती हूँ। एक एक करके हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए आरपी सिंह जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, जुड़ गए हैं। हमारे साथ कुछ ही समय में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आरएलडी की तरफ से भी उनके प्रवक्ता जुड़ेंगे। रोहित अग्रवाल हमारे साथ, आरएलडी प्रवक्ता, वो भी जुड़ गए हैं। और इंतजार करते हैं ज़रा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का। लेकिन आरपी सिंह जी, मैं आप ही से शुरुआत करना चाहूँगी। कांग्रेस पार्टी ने अपना पक्ष रखा है। उनका कहना है कि बीजेपी और खासकर अमित शाह गृह मंत्री, उन्होंने इस मुद्दे को एग्जैजरेट किया है, जबकि इतना बड़ा कोई मुद्दा था नहीं। खड़गे जी ने ऐसी कोई बात कही नहीं थी, सिर्फ उन्होंने एक बात कही कि हाँ, मैं तब तक जिंदा रहूंगा जब तक कि मैं सत्ता से उनको नहीं हटा देता, मोदी को। तो इसमें ऐसी कौन सी शब्दावली थी जिसको लेकर इतना बवाल है? ये कांग्रेस पार्टी की दलील है। मैं उस पर भी आता हूँ, परंतु ये पहली बार नहीं हो रहा। इससे पहले कितनी बार क्या क्या शब्दों का, क्या क्या शब्दावली का प्रयोग, लगभग 113 के लगभग, मैं अभी बही खाता देख रहा था मेरा अपना जो गालियों वाला, 113 गालियाँ और भद्दे शब्द प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर निकाली, जिसमें हिटलर, जहरीला सांप, मोदी तेरी कब्र खोदेगी, स्टालिन, चूहा, भस्मासुर, रावणा, नलायक, ज़मीन में गाड़ देंगे, बंदर, मतलब कोई जानवर शायद छोड़ा नहीं होगा, कोई पशु छोड़ा नहीं होगा, कोई जिसको लेकर प्रधानमंत्री के साथ नहीं जोड़ा गया होगा। और लगातार निरंतर ये इस प्रकार का चलना और ये कहना कि जब तक मैं हटा नहीं दूंगा। अरे भाई, अपने लिए लंबी आयु चाहिए तो आप और रास्ते ढूंढो ना, मतलब आप किसी जगह जाकर माथा देखो। मतलब ये तो असल में क्या है कि वो अगले 100 साल और जिए, हम तो कहते हैं, और 100 साल तक यही सरकार रहने वाली, भाजपा की सरकार रहने वाली। प्रधानमंत्री मोदी जी जब तक रहेंगे, जब तक प्रधानमंत्री रहेंगे, उसके बाद भाजपा के बाकी कोई नेता हमारे सरकार में रहेंगे। परंतु ये सोच लेना कि अब सरकार भाजपा की जाएगी, ये उनको गलतफहमी है। जिस प्रकार के अच्छे काम, जिस प्रकार के जन कल्याणी काम सरकार कर रही है, जिस प्रकार के काम मोदी जी कर रहे हैं, लोगों का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। ये तीसरी बार लोगों ने उनको आशीर्वाद दिया है और तीसरी बार वे देश के प्रधानमंत्री बने हैं। और हर बार जीतकर अच्छे लोगों के आशीर्वाद से, डेमोक्रेटिक प्रोसेस से, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से वह देश के प्रधानमंत्री बने हैं। असल में क्या है कि इनको अब तक ये हजम नहीं हो रहा कि मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री क्यों बन गए। इनके गले से अभी तक ये उतर नहीं रहा कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री क्यों बन गए। और ये इनकी फ्रस्ट्रेशन है, ये इनकी छटपटाहट है, जो अलग अलग ढंग से, अलग अलग तरीके से निकलती रहती है। और उसमें ही खड़गे साहब ने कह दिया कि जब तक मोदी जी हटेंगे नहीं, जब तक मैं जिंदा रहूँगा। भाई, भगवान आपको दीर्घायु दे, परंतु मोदी जी के हटने न हटने का काम तो लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। और वो आप 3 बार से कोशिश कर चुके, आपको लोगों ने जवाब दे दिया, लोगों ने आपको हाशिए पे बढ़ा दिया। आप इस बार पहली बार 99 सीट ला पाए, उससे पहले बार 52, शायद उससे पहली बार 44 के लगभग सीटें लेकर आए थे। तो लोगों के मत में विश्वास रखो। अपने लिए दीर्घायु मांगनी हो तो और भी तरीके हैं, बनस्पति ये कहना कि जब तक मोदी जी नहीं हटाऊंगा, जब तक मैं हटूंगा, जब तक मैं जिंदा रहूँगा, जब तक मैं रहूँगा, जब तक मोदी जी को उठा नहीं पाऊँगा। तो ये मूल बात है। परंतु राजनीति में इस प्रकार की बात करना ठीक नहीं है। हमारे एक संवाद का एक तरीका है, एक मर्यादा है। मोदी जी आपकी सेहत की चिंता करते हुए, आपकी दीर्घायु की चिंता करते हुए आपके लिए एक मैसेज भेजते हैं। आप उस पर इस प्रकार से रिएक्ट करेंगे, ये ठीक नहीं। अगर राजनीति में आपस में संवाद ही इस प्रकार से खराब होंगे तो कैसे राजनीति चलेगी। और विपक्ष में है कोई दुश्मन थोड़ा है। हम लोग भी अगर उनके हिसाब से हम विपक्ष में है, कोई हम दुश्मन थोड़ा है। मतलब वो समय भी याद करना चाहिए जब
नरसिम्हा राव जी ने अटल जी को भेजा था और अटल जी ने जाकर विदेश में जाकर भारत सरकार की तारीफ करी थी, और यहाँ आकर ठीक है विपक्ष के नाते से जो भूमिका थी निभाई उन्होंने, और जब जब जरूरत पड़ती है एक दूसरे की मदद भी करते हैं, परंतु इस प्रकार की भाषा इस्तेमाल करना ठीक नहीं। इस प्रकार की सोच ही ये जो कांग्रेस का जो नया डीएनए उत्पन्न हो रहा है, मुझे कहना चाहिए जो इटालियन डीएनए उत्पन्न हो गया, ये उसके कारण से दिक्कत है। नहीं तो मतलब ये मुद्दा है आपके लिए, बड़ा मुद्दा है। अरे एक आदमी, मैं आपकी अगर सेहत अच्छी ना हो, मैं आपकी चिंता करूं और आपको मैं शुभेच्छाएं भेजूं या आपके लिए अच्छे शब्द बोलूं, आप उसमें उसको भी राजनीतिक ढंग से पेश करेंगे, उसमें भी राजनीति लेकर आएंगे, तो इसका मतलब कि व्यक्तिगत संवाद तो खत्म हो गया। आज व्यक्ति मतलब अगर कल राहुल गांधी का स्वास्थ्य खराब हो जाए या किसी और का स्वास्थ्य हमारे यहाँ खराब हो जाए, कोई हमको कोई संदेश भेजे, हम कहेंगे आपका धन्यवाद सर, आपने हमारी चिंता करी, अच्छा लगा आपने संदेश भेजा। पर ये कहना कि जब तक मैं नहीं जाऊंगा, जब तक मैं मोदी जी को हटा नहीं लूंगा, ये कोई तर्कसंगत बात नहीं है और ये किसी सामाजिक स्वरूप में ठीक नहीं बैठता। आप मतलब निजी व्यवहार और राजनीतिक कटाक्ष अलग अलग चीजें हैं। आप निजी दिन के जो व्यवहार है, जो आपके आपस में बातचीत है, जो आपस में संवाद है, उसके अंदर आप राजनीतिक कटाक्ष करेंगे, उसमें भी आप राजनीति ढूंढेंगे, अच्छी बात नहीं है। ठीक है रोहित जी, मैं आपके पास आती हूँ, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के फौरन बाद कुछ और मेहमान हमारे साथ होपफुली जुड़ेंगे, उसके बाद आते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं। देखते रहिए 5 की पंचायत। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। पेमेंट फेल, लेकिन पैसे तो कट गए, गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाएं, तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। या बिल, मेरी फीस। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। चलिए डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं 5 की पंचायत। संदीप त्रिपाठी जी, थोड़ा सा देर से जुड़े आप, वैसे शो 5 बजे का है। संदीप जी, मेरे ख्याल से आपको 5 बजे जुड़ जाना चाहिए था। आप ही की पार्टी की चर्चा हो रही है और आप ही लेट जुड़ेंगे तो कैसे काम चलेगा सर। और उसके बाद फिर कहते हैं कि हम प्रतिनिधित्व नहीं देते हैं कांग्रेस को, कांग्रेस पार्टी की हमें चिंता नहीं है, कांग्रेस को हम बुलाते नहीं हैं। इस तरह से नहीं होता है संदीप जी। मुद्दा जो है आपके जुड़ने से पहले आरपी सिंह जी से मैं बात कर रही थी, और जाहिर तौर पर लगातार एक के बाद एक अगर प्रधानमंत्री के खिलाफ नफरती बोलते रहेंगे तो कहीं तो कुछ सिलसिला तो थमना चाहिए ना। चुनाव में समझ आता है एक दूसरे के खिलाफ कटाक्ष होते हैं, अब चुनाव भी खत्म हो गया 2024 का, 5 साल के लिए जनता ने अपना प्रधानमंत्री, अपनी सरकार चुन भी ली, लेकिन अभी भी दिक्कत है क्या कांग्रेस के मन से? मतलब वो निकल नहीं पा रही है दिक्कत। नहीं देखिए रीमा जी, पहली बात दीदी से जुड़ने के लिए क्षमा चाहता हूँ, कुछ इमरजेंसी की वजह से मैं नहीं जुड़ पाया था। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि मोदी जी से कोई नफरत नहीं है। मोदी जी से हम लोग उतनी ही मोहब्बत करते हैं जितना कोई भाजपा का कार्यकर्ता करता होगा एज ए ह्यूमन, मानवीय दृष्टिकोण से। लेकिन उनकी नीतियों की आलोचना, क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं, वो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उनकी नीतियों की आलोचना होती है और वो भी करते रहे। आज पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इस देश में नहीं है, देश के पहले प्रधानमंत्री रहे हैं, और जो भी आज देश की जो मूलभूत ढांचे हैं उन्होंने ही तैयार करने में अपनी अग्रणी भूमिका जो है अदा की। लेकिन आज भी मोदी जी उनको, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को आज भी उनकी आलोचना करते हैं, कट शब्द बोलते हैं, उनकी निंदा तो ठीक है, लेकिन इस स्तर पर निंदा करते हैं कि जो एक प्रधानमंत्री को बिल्कुल मुझे नहीं लगता है कि शोभा देता है। इवन मोदी जी जब यही आके कहते हैं कि 70 सालों में कुछ नहीं हुआ, तो वो तो अपने पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री, यहाँ तक प्रधानमंत्री जो कि अटल बिहारी वाजपेयी, जो कोई उन्हीं की पार्टी से आते थे, उनकी भी आलोचना करते हैं। क्योंकि जब वो ये कहते हैं कि 70 साल, तो 70 साल में अटल बिहारी वाजपेयी भी रहे, तो ये कहना कि मोदी जी की पर्सनल जाकर कोई आलोचना हो रही है, नहीं। अब रही बात पर्सनल
के कुछ ऐसे कृत्य हैं जो पर्सनलाइज होकर राजनीति से हटकर जब पर्सनल आक्षेप लगाते हैं, किसी को बचकाना कहना, बैल बुद्धि कहना या इस तरीके की बात करना, तो मुझे लगता है कि फिर उसका उत्तर प्रत्युत्तर आता है, कार्यकर्ता बोलते हैं, नेता बोलते हैं। तो ये शुरुआत मोदी जी करते हैं। रावण, जहरीला सांप, मौत का सौदागर, चोर, मोदी तेरी कब्र खोदेगी। चलिए जल्लाद पर तो मैं आती हूँ जब वो समाजवादी पार्टी के हमारे साथ नेता जुड़ेंगे, लेकिन ये सब क्या कसीदे, ये मतलब किस लिए? हाँ, मैं बताता ये नीति है, बिल्कुल। ये नीति की आलोचना है क्या या व्यक्ति की आलोचना है और सिर्फ मोदी की आलोचना है? नहीं, बिल्कुल, मैं इसका जवाब दे देता हूँ। रीमा जी, मोदी जी ने ही सोनिया गांधी जी को क्या कहा था, जर्सी गाय, या किसी और ने कहा था? मोदी जी ने ही कहा था ना जर्सी गाय। उन्होंने विदेशी, राहुल गांधी जी को विदेशी बछड़ा किसने कहा था? मोदी जी ने ही कहा था। ये मीठे बोल हैं, एक प्रधानमंत्री को शोभा देता है। मुझे नहीं लगता कि ये नहीं देता, बिल्कुल नहीं देना, और किसी को नहीं बोलना चाहिए। इवन मैं कहूंगा कि किसी को इस तरीके के, लेकिन जब कांग्रेस बहुत हम तो इतने सहनशील व्यक्ति हैं कि हमारे नेता के बारे में कितना झूठ, कितना प्रोपेगेंडा फैलाया गया, हम लोग कभी एक FIR नहीं दर्ज कराए। सहनशील? बिल्कुल भाई, सहनशील। एक मिनट, अब मैं आरपी सिंह जी रुकिए एक सेकंड, मैं जरा रोहित जी को भी अब डिबेट में लेकर आना चाहती हूँ। रोहित जी, भाई किसी की तबीयत का हालचाल पूछना, क्या ये अब लोकतंत्र में खत्म हो जाना चाहिए आपके हिसाब से? मतलब तबीयत का हाल पूछा है, हम भी चाहे कोई दुश्मन हो दोस्त हो, अगर पता लगे कि तबीयत खराब हुई है तो कोई भी हालचाल पूछता ही है। देखिए, हम ये समझते हैं कि कांग्रेस पार्टी एक प्रमुख विपक्ष है देश के अंदर, और ऐसी स्थिति में उस पार्टी का अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बीमार है तो मुझे लगता है शिष्टाचारवश ये तो बनता ही है इतना कि कम से कम हमें हालचाल पूछना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस ने शायद इस देश की सरकार को अपना दुश्मन मान दिया है। इस देश की सरकार के साथ उनका मनभेद भी हो गया है, जबकि राजनीति में आज तक सिर्फ विचारों का मतभेद होता है परंतु मनभेद नहीं होता। परंतु जिस तरीके से कांग्रेस बिहेव कर रही है, ऐसा लग रहा है जैसे ये सरकार में आने के लिए इनके अंदर इतनी ज्यादा कुंठा भर गई है कि ये आपसी जो एक विनम्रता होता है उसके लिए भी ये तैयार नहीं है। मैं पूर्व के कालों में जाऊंगा, जब पूर्व के कालों में लोग तपस्या किया करते थे तो भगवान प्रकट होते थे खुश होके, तो भगवान पूछते थे उनसे कि भाई आपको क्या चाहिए, तो वो कुंठावश कहते थे कि साहब हमें अमर होने का वरदान दे दीजिए। तो भगवान कहते थे देखिए हम अमर होने का तो वरदान नहीं दे सकते, पर आप ऐसी कोई चीज मांग लीजिए जो कि संभव ही ना हो। तो शायद ऐसा ही कुछ ना कुछ खड़गे जी भी मांग रहे हैं कि जो संभव ही नहीं है कि मोदी को हटाएंगे तब वो इस दुनिया से प्रस्थान करेंगे। तो शायद वो अपनी लंबी उम्र की कामना कर रहे हैं, तो हम भी उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं। और मैं तो कहता हूं कि खड़गे जी आप जियो हजारों साल और दिन के साल के दिन हो 50,000, तो मुझे लगता है इससे ज्यादा बेहतर और क्या हो सकता है कि आप अपनी आंखों से देखते रहिए मोदी सरकार को चलते हुए, देश के विकास को होते हुए। आप देखते रहिए निरंतर देश के अंदर जिस तरीके से आज किसानों की, युवाओं की, व्यापारियों की सरकार चल रही है, और आप इसी तरीके से देखते रहिए और इसी तरीके से कांग्रेस का पतन भी देखते रहिए। बस मुझे खाली इसमें समस्या यही है, कहीं ऐसा ना हो कि खड़गे जी के देखते देखते कांग्रेस समाप्त हो जाए और कांग्रेस का कोई झंडा उठाने वाला ना बचे इस देश में। तो बस यही एक समस्या है। अदरवाइज खड़गे जी की उम्र बहुत लंबी होने जा रही है। अब जिस तरीके का उन्होंने वरदान प्रभु से मांगा है, और हम बिल्कुल प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनको ये वरदान जरूर प्रदान करेंगे कि वो हजारों साल जीवित रहें। वो ठीक है, दीजिए जवाब दीजिए संदीप जी। नहीं, रोहित भाई हमारे मित्र हैं, बहुत सारी डिबेट में ये हमारे साथ, हमारे पक्ष में कंधे से कंधा, जबान से जबान, दिल से दिल, दिमाग से दिमाग मिलाकर भाजपा के खिलाफ लड़े हैं। लेकिन वो पता नहीं क्या कहे हुआ है, कैसा सौदा तय हुआ, क्या हुआ, राम जाने या जो है हमारे RLD के नेता जाने, इनके शीर्ष नेता रोहित भाई को नहीं पता है, इसलिए कि रोहित भाई उस समय भी बड़े नाखुश थे। बहरहाल वो अच्छी बात है, उनका गठबंधन हुआ। लेकिन भाई रोहित भाई, हम भी चाहते हैं कि मोदी जी लंबी उम्र जिए, वो लाल कृष्ण आडवाणी जी का मार्गदर्शन मंडल बिल्कुल ज्वाइन करें, वो देखें कि किस तरीके से मार्गदर्शक मंडल में जब लोगों को भेज दिया जाता है तो कैसी तकलीफ होती है, किस तरीके से थाली सामने से छीन ली जाती। और रही बात अभी आपने कहा कि उनकी उम्र, साहब 75 साल का फार्मूला मोदी जी ने लाल कृष्ण आडवाणी जी से तो छोड़िए, कलराज मिश्रा जी, मुरली मनोहर जोशी, कितने ब्राह्मण नेताओं को निपटाने में तो लगा दिया। अब ये नया एंगल दे दिया आपने।
75 साल अब ये नया एंगल दे दिया, ब्राह्मण नेताओं को निपटा दिया, ये एक नया एंगल आ गया मार्केट में। अभी तक इस पर चर्चा नहीं हो रही थी। रीमा जी, मैं नाम बता दे रहा हूँ उस 75 साल यूपी में पहले आप कहेंगे ठाकुरों का काम लगा दिया, फिर आप कहेंगे बीजेपी में ब्राह्मणों का काम लगा दिया, मतलब एक अलग ही तरीके का यहाँ पर सिलेबस चल रहा है कांग्रेस का। नहीं रीमा जी, एक बात और तो बेहतर है ये फिर क्या बात करते हैं दलित और पिछड़ों की, तो फिर तो इनको ये मानना चाहिए कि मोदी जी ने ब्राह्मण नेताओं को निपटा के और दलित और पिछड़ों को आगे बढ़ाने का काम किया है। तो ये कांग्रेस का अगर ऑफिशियल स्टैंड मान लें तो आप ये मानते हैं कि दलित और पिछड़ों को बढ़ाने का काम मोदी जी ने किया है। ठीक है रोहित भाई, आप बड़े सभ्य व्यक्ति हैं, इसलिए मैं बहुत सारी आपके साथ डिबेट किया हूं। आप शांति से अगर आप पिछड़े को बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो दो चीजें मैं कह दूं। मोदी जी पहली बात तो बनुआ ओबीसी हैं। बनुआ ओबीसी तो आप जानते होंगे अपने उत्तर प्रदेश में एक सामान्य भाषा है। तो बनुआ ओबीसी हैं जो कि खुद प्रधानमंत्री बनते ही एक जो है गजट लेके आते हैं जिसमें अपनी कास्ट वो शामिल में किसने शामिल किया था? उन्होंने जनता भी समझे ना। हाँ बिल्कुल, उन्होंने कांग्रेस की सरकार थी ना केंद्र में उस समय। नहीं बिल्कुल नहीं थी। सुनिए ना, अरे सुनिए साहब, ओबीसी में शामिल हुई थी, अरे साहब खाली उनकी जाति नहीं, सैकड़ों जाति ओबीसी और दलित समाज में शामिल। रोहित जी, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, थोड़ा सा चेक कीजिए, आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है। मैं चेक करवाता हूँ। हाँ ठीक है रोहित जी, तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ रीमा जी कि ये कहना कि जो है उन्होंने ओबीसी, मैं ब्राह्मण की बात इसलिए कर रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं ये फैक्ट है कि जिस तरीके से जातिगत समीकरण सारी पार्टियां देखती हैं कांग्रेस को छोड़कर, भारतीय जनता पार्टी तो बिल्कुल जातिगत राजनीति तो उत्तर प्रदेश में उड़ता करती है, वो मौर्य जी को लेके आती है, अन्य कास्ट को साधने का काम करती है, उसको सोशल इंजीनियरिंग नाम देती है। तो इसलिए मैंने कहा कि वहाँ यहाँ के जितने भी आज भारतीय जनता पार्टी में एक भी ब्राह्मण नेता नहीं रह गया है जो कि जो है अपना एक कद रखता हो, एक वजूद रखता हो। अरे ये तो आरपी सिंह जी को तय करने दीजिए ना, उनकी पार्टी में ब्राह्मण है या नहीं, और जनता को तय करने दीजिए। आपको क्या तकलीफ हो रही है ब्राह्मण बचे या नहीं बचे हैं? अभी लिस्ट निकाल करके देनी पड़ेगी शायद। क्यों संदीप जी, अब आपके नाम के आगे त्रिपाठी लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है ना कि बीजेपी में सब खत्म हो चुके हैं त्रिपाठी। नहीं रीमा जी, मैंने ये फार्मूला 75 साल वाला जो फार्मूला है उस फार्मूले के ऊपर मैं आज पंडित जी की बात कर रहा हूँ। पंडित जी हम तो सब बराबर है मेरे लिए, अग्रवाल जी बराबर है, तारिक भाई बराबर है, आरपी जी बराबर है, आप तो मान लीजिए पराशर जी है ही हैं, कोई बात ही नहीं है। पराशर जी है ही हैं। अच्छा ठीक है, तारिक खान जी भी जुड़ गए हमारे साथ, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। तारिक जी एक मिनट नेता सड़कों पे पूछ रहे हैं पत्रकारों की जाति, आप इनकी भी जाति पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपके नेता तो सड़कों पे पत्रकारों की जाति पूछ रहे हैं, आप इनकी भी जाति पूछ लीजिए संदीप भाई। ठीक है, नहीं वो जाति से आगे बढ़ चुके हैं, खड़गे जी जाति से भी आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन तारिक जी, मैं यहाँ पर कांग्रेस को ही मुझे लगता है कि उसी की बात की जाए वो भी शायद ठीक नहीं होगा, क्योंकि अखिलेश यादव भी शायद जब मोदी जी के खिलाफ में कुछ बोलना हो, पीएम के खिलाफ, तो कोई भी हर आदमी सोचता है हम भी थोड़ा सा आगे बढ़ के 2 कदम बोल दें। प्रधानमंत्री जब वाराणसी जाते हैं तो उनके बारे में इस तरह के विवादित बयान अखिलेश यादव की तरफ से भी आते हैं कि अंतिम समय में तो हर आदमी बनारस ही आता है। कभी समाजवादी पार्टी के नेता प्रधानमंत्री को कुछ भी कह देते हैं, मतलब अब मैं शब्दों का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहती, तो ये तो एक परंपरा सी चली आ रही है ना। फिर मतलब नफरत व्यक्ति से या पद से, किस चीज से, या हार का जो पूरा ठीकरा है वो इसी तरह से फोड़ना है। नफरत की जबान तो देखिए दोनों तरफ से देखनी पड़ेगी ना। आपने एक तरफा बात की, चलिए मान लेते हैं, और दूसरी तरफ वाली बातें, जो लोग नाक कान गला काट रहे थे वो लोग कहाँ गए? बीजेपी के विधायक, वो भी तो नफरती बोल है, किसी के लिए हो वो भी तो नफरती बोल है। तो बीजेपी ने क्या किया? अब जब सरतन से जुदा गैंग की बात होती है तो मुसलमानों को कहा जाता है कि ये लोग सरतन से जुदा कह दिया, अरे बाप रे, तो वो गुनाह है, बहुत गलत बात है, मैं मानता हूं इस बात को, नहीं कहना चाहिए। और जब नेताओं को कहा जाता है कि उसकी नाक काट लो, कान काट लो, अच्छा कोई राह चलता आदमी कह रहा है, अरे सर कह दिया जा काटा भी, कौन रहा है? एक सेकंड सर कह दिया जा सर काटा भी। अरे सुन तो लीजिए, ये कह कौन रहा है? बीजेपी के सांसद। सर आपने अभी कहा आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, सर तन से जुदा को जस्टिफाई कर रहे हैं, और जो कटा सर, जिसका सर कन्हैयालाल का सर कटा, उसको भी जस्टिफाई कर रहे हैं। नहीं आप ये कहकर माफी चाहता हूं मैं देखिए बीच में बोलेंगी तो आपने आज बड़ी बात कर दी कि सर तन से जुदा को अब जस्टिफाई करते करते जिसका सर तन से जुदा किया उसको उसकी हत्या को भी आप जस्टिफाई कर रहे हैं कन्हैयालाल की।
अब इनसे बुलवा लीजिए, मैं चुप जाता हूँ, फिर मैं बोलूं, मुझे टाइम देंगे आप? भैया पहले आप आएंगे नहीं समय से, अपनी बारी में और सब फिर बोलेंगे। आपको दूसरे के प्रवक्ता के रोहित जी, आप भी लगातार बीच में बोल रहे हैं, अपनी अपनी बारी में बोलते हैं, अपनी बारी में। रोहित जी नहीं, ये समय से आएंगे भी नहीं पहले, उसके बाद फिर ये चाहते हैं कि इनको अनइंटरप्टेड डिबेट मंच मिल जाए, इनको डिबेट की जगह अपनी अपनी बारी में सब लोग बोलेंगे। एक रूल होता है ना शो का, एक सभ्यता के साथ शो तभी हो पाता है जब अपनी अपनी बारी का इंतजार करें, सब अपनी बारी में बोलेंगे। से तो सभ्यों के साथ होता है ना तारिक शो, जी, जो सभ्य होगा उसके साथ होगा। मेरी बातों का गलत मतलब नहीं निकाला जाए। सर तन से जुदा अगर कोई भी कहता है, बिल्कुल गलत बात। किसी को मारने का इख्तियार किसी को नहीं है, वो किसी पॉलिटिकल लीडर के मुंह से नहीं आता सर तन से जुदा। लेकिन नाक काट लो, जीभ काट लो, ये बीजेपी के विधायक और सांसद कहते हैं, तो उस पर कोई एक्शन नहीं, मौन धारण रखे हुए हैं। क्यों कहते हैं? अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि जब गांधी जी की हत्या हुई आजादी के बाद, तो इसी तरीके का माहौल नेताओं के खिलाफ बनाया जाता था कि ये दुश्मन है, देश के दुश्मन है। नतीजा, और इस बात को जब सरदार पटेल ने बैन किया तो पार्लियामेंट में बोला इस बात को कि नफरती जो माहौल आरएसएस के द्वारा पैदा हुआ था, उन्होंने आरएसएस पे आरोप नहीं लगाया था, कहा था जो नफरती माहौल आरएसएस ने पैदा किया उसका नतीजा हुआ कि गांधी जी की हत्या हो गई। ऐसे हजारों उदाहरण मैं दे सकता हूं। जैसे एक जमाने में इन्होंने गोडसे ने एक कार्टून ड्रॉ किया था जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय तीर से मार रहे हैं और जिसमें 9 सर लगे हुए थे। इस तरीके की चीजें अगर नेताओं के खिलाफ हो रही है। तारिक जी एक मिनट, आप इतने ज्यादा इतिहास में चले गए, तब क्या हुआ था क्या नहीं। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ये किसने कहा और क्यों कहा और किस लिए ऐसी कामना की जाती है, मैं तो ये जानना चाहती हूँ। ये पोस्टरबाजी नहीं है, ये तो मुंह से बोली गई और नारे लगाती हुई बातें थी ना। नहीं मैम ठीक है, इतिहास वाली बात का आप जवाब दे दूं आपके, उसके बाद दूसरी बात का जवाब देता हूं। नेहरू भविष्य है। अगर सवेरे नेहरू की बात ना करे मोदी जी और इंदिरा गांधी की और राजीव गांधी की बात ना करे बीजेपी, तो खाना नहीं हजम होगा। ये इतिहास नहीं है, नेहरू इतिहास नहीं है, इंदिरा इतिहास नहीं है, राजीव इतिहास नहीं है। तो ये लोग इतिहास की सारी बातें कर सकते हैं। अच्छा, हम लोगों को क्या करना है? हम लोगों को इतिहास की बात नहीं करना, ये एक नियम है आप लोगों का, बगैर लिखा हुआ। खैर, मैं मानता हूं आपके नियम को और अभी की बात करता हूं। मैं आपके चैनल पे जिम्मेदारी से कहता हूं, समाजवादी के प्रवक्ता के रूप में, कि किसी को भी लाइफ का थ्रेट देना ये गलत है। वो किसी नेता से निकले, किसी पार्टी के नेता से निकले, उसकी निंदा करनी चाहिए। ओपनली कहा था हाँ मैंने मारे, आपने नेता ने ओपनली कहा था हाँ मैंने राम भक्त मारे, झूठ पड़ती तो और बरवाता। किसकी बात कर रहे हो आप? आपके नेता ने तो सब ओपनली एडमिट किया था हाँ मैंने राम भक्त मारे, तो क्या हुआ? मैं और मारूंगा। अपनी बात खत्म करने के बाद बात खत्म, आपको जानकारी है गौडसे का एकमात्र मंदिर है जो कि कांग्रेसी नेता ने बनवाया है, जो मध्य प्रदेश की कांग्रेस पार्टी का हिस्सा है। गौडसे का मंदिर बनाया कांग्रेस की पार्टी ने, आपकी सहयोगी पार्टी ने। और ये जो आपके कांग्रेस के नेता बैठे हैं दिल्ली के अंदर, रुको एक मिनट, तसल्ली कर, बड़ी देर सुन लिया आपको मैंने। दिल्ली के अंदर 3 सिखों का कत्ल करा दिया आपने, आप बात कर रहे हो? दिल्ली के अंदर 3 सिख काट दिया आपने। अरे गुरुवाणी का कम से कम ख्याल रखिए साहब। सारी बातें एक तरफ है, गुरुवाणी कहां से आ गई? सारी बातें एक तरफ। एक मिनट रोहित जी, सारी बातें तारिक खान जी और संदीप त्रिपाठी जी एक तरफ है, लेकिन मैं अभी तक एक चीज नहीं समझ पाई। मेरे ख्याल से देश का हर इंसान ये चीज नहीं समझ पाएगा कि हाल चाल पूछना ये कब से गुनाह हो गया भाई। अगर एक सीनियर लीडर है, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, प्रधानमंत्री ने बड़प्पन दिखाते हुए एक कर्टसी में हालचाल पूछ लिया, तो इतना बिफरने की जरूरत क्या थी? मतलब किस चीज का डर है आखिर? क्योंकि ये जो नया डीएनए कांग्रेस का बना है, इटालियन डीएनए, उसमें हालचाल पूछना ही गलत है। उनके हिसाब से तो हर कोई दुश्मन है, कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का हालचाल ही नहीं पूछ सकता। ये नया डीएनए कांग्रेस का। मैंने अभी कहा ना, नरसिम्हा राव जी ने अटल जी को भेजा था और अटल जी देश के लिए अड़का रहे थे, बात कर रहे थे देश के लिए। यहां पर बेशक जो मर्जी करें, ये इनके सिस्टम में नहीं है, इसलिए तो जिंदा गाड़ देंगे। मरे तो क्या कहा था, हुआ तो हुआ। ये इस प्रकार की भाषा बोलते हैं। दिल्ली में 3 से काट दिए, हुए तो हुए, मार दिए तो मार दिए हमने 3 से, क्या हुआ? ठीक है, अब एक एक करके जवाब देंगे। तारिक जी जवाब देंगे, संदीप जी, रोहित जी। तारिक जी, इटालियन डीएनए पे मेरा जवाब है। 1 सेकंड, 5 सेकंड दे दीजिए। हाँ बोलिए। सोनिया गांधी इटली में पैदा हुई तो उनका इटालियन
डीएनए हो गया। लालकृष्ण आडवाणी पाकिस्तान में पैदा हुए थे, बीजेपी अरे आपको पता है पाकिस्तान भारत का हिस्सा था। बीच में नहीं, बीच में नहीं, पाकिस्तानी डीएनए भारत का हिस्सा है, बीच में नहीं, अखंड भारत का हिस्सा है। करके आप सीनियर लीडर है ना आरपी सिंह जी, नहीं ऐसे नहीं कहें, अपनी बात। डीएनए कहें। देखिए कितनी बेकार की बात की गई कि ये इटालियन डीएनए। आप कांग्रेस की नीतियों पे हमला करिए, कांग्रेस पे हमला। अरे ये नई नीतियां कांग्रेस पार्टी की, यही तो मैं कह रहा हूँ, ये कांग्रेस की नई नीतियां। पहले कांग्रेस पार्टी ऐसी नहीं होती थी कि किसी व्यक्ति का हाल चाल पूछ लो, उसमें उसको वो अलग ढंग से वोट दे दे, उसमें राजनीतिक रंग कर दे उसमें। जब जिन्ना की कबर पे जाकर चादर चढ़ाए थे, फूल चढ़ाए थे और कहा था कि दुनिया का सबसे बड़ा सेकुलर। अरे तुम्हारे नेता आज तक औरंगजेब की कबर में जाकर मत्था देखते हैं। तुम्हारे पे आ गए सरदार। अरे तुम्हारे नेता तो आज तक औरंगजेब की कबर में मत्था देखते हैं। एक मिनट, शो का एक रूल है, तुम्हारे नेता का नाम शो का एक रूल है भाई। सुनिए सुनिए वो अपने आप को तैमूर कराने में खुश होते हैं। मैं आप कर रहा हूं अभी। आपके नेता अपने आप को तैमूर कराने में खुश सिंह जी और तारिक होते खान हैं। जी, शो का एक रूल है, मैं इस बार फिर से बता दूं कि सब लोग अपनी अपनी बारी में बोलते हैं, वरना दर्शक ना फिर चिट्ठियां लिखते हैं या मैसेज करते हैं कि ये मतलब इतने सीनियर लीडर होकर के एक दूसरे की बात समझ नहीं आ पाती, तो वो अच्छा नहीं लगता है। सब लोगों को एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अपनी अपनी बारी में बोलेंगे। एक मिनट तारिक खान जी, अब सब अपनी बारी में बोलेंगे, ठीक है? आरपी सिंह जी प्लीज। ये नियम अच्छा। चलिए तारिक जी, आपने डीएनए की बात कर दी, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि कांग्रेस पार्टी का पक्ष तो कांग्रेस को रखने दीजिए ना। मतलब सपा और कांग्रेस में दो लड़के इतने मिल चुके हैं कि अब सवाल कांग्रेस से हो रहा है और जवाब तारिक खान जी दे रहे हैं। मैं जवाब दूं तो आप कह दीजिए कि रोहित भाई से कि कभी भी बीजेपी के लिए पक्ष नहीं लेंगे। वो सरकार का हिस्सा है। अरे तो हम लोग विपक्ष में साथ हैं। वो सहयोगी है, सरकार का हिस्सा है, इसलिए वो बात कर रहे हैं भाई। आप और हम लोग विपक्ष में साथ हैं, ना करें। पहले एक एप्लीकेशन दे दें, मोदी से पूछ लें कि हम लोग साथ में मिले या ना मिले। ये करना चाहती हैं आप? अच्छा ठीक, दे दें क्या? चलिए अब समझ में आ गया। आगे से कांग्रेस पार्टी की डिबेट हुआ करेगी उस मुद्दे पर, तो मैं आपको जरूर बुलाया करूंगी, या फिर कि समाजवादी पार्टी का मुझे चर्चा करनी होगी तो मैं कांग्रेस के प्रवक्ताओं से पूछ लिया करूंगी। चलिए संदीप जी जवाब यही कर लीजिए, यही चीज है। अच्छा भाईचारा चल रहा है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सुकून मिला ये देख कर कि किसी में तो भाईचारा चल रहा है ना पार्टियों में। चलिए देखिए, अभी बात किस तरीके से अभद्र तरीके से रखी जा रही है, अभद्र तरीके से के नेता। अब किसी के डीएनए को आप चेक कर रहे हैं तो क्या होता है वो भद्रता? डीएनए की बात तो तारिक जी ने उठाई है। किसने उठाई डीएनए की बात? इसके पहले हमारे एक सीनियर जो है भाजपा के प्रवक्ता है, उन्होंने इटालियन और किसके डीएनए की बात की। रीमा जी, मैं एक बात जानना चाहता हूँ। मेरी माताजी जिस गांव में मेरे पिताजी रहते हैं वहां से सरनेम की बात मेरे ख्याल से आपने उठाई थी शो पर अभी कि रीमा पराशर या किसका कौन सा सरनेम है, ये किसने शुरुआत की थी अभी? नहीं, मैंने किसी के ब्राह्मण किसके नाम के आगे लिखा है और बनिया कौन है और ओबीसी कौन सी जाति से आते हैं, आपने शुरुआत की थी? किसने की थी अभी? रीमा जी बड़ी विनम्रता के साथ। नहीं, लेकिन आपने की थी ना शुरुआत शो में। बात क्या चल रही थी, आप कहाँ लेकर पहुंच गए थे? मैंने ये कहा था कि सब इक्वल है। आपने कहा रीमा पराशर, तो चलिए रीमा तो वो तो अपनी है, बाकी आपने शो के अंदर 4 लोग बैठे हैं, उसी में आपने भेदभाव शुरू कर दिया था, उसकी जरूरत नहीं थी। रीमा जी रिक्वेस्ट है, मेरी बात आ जाने दीजिए। इटालियन डीएनए की मेरे जो है माता जी का घर जो है ना हमारे घर से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। वो जो रियासतें होती थी आजादी के पहले, वो दूसरी रियासत में हमारे माता जी का घर है। मेरे पिताजी सक्षम थे, वहां से लेके आए। हमारे यहाँ राजा भैया, आप जानती होंगी नाम, कुंवर रघुराज प्रताप सिंह जी का घर है। तो वो भाई राजा है, तो उनकी जो है लगभग 200-300 किलोमीटर दूर शादी हुई बस्ती के पास में। और सर एक और बड़े काला काकर राजघराना है, वो विदेश रसिया में शादी किए। तो जिसकी जैसी क्षमता होती है, मोदी जी की शादी थी, शादी हुई, क्या हुआ? अरे भाई कहाँ से कहाँ, आप तो मतलब शो में तो कम से कम सभ्यता रखिए ना। कहाँ से कहाँ पहुंच रहे हैं? किसकी शादी हुई? राहुल गांधी की शादी क्यों नहीं हुई? अभी तक क्यों नहीं हो पा रही है? ये कोई बात कर रहा है क्या इस तरह से? नहीं कर रहा ना शो पर। टॉपिक पर आइए वापस। मैं सिर्फ डीएनए चेक हो रहा है, मैं इसके आगे जोड़ देता हूँ बात। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आज विषय ये नहीं है कि किसका डीएनए, जो भी अगर सोनिया जी आई और यहाँ की कल्चर को अपनाई, और ये राजीव गांधी जी की पत्नी के रूप में उनकी पहचान, ठीक है, वो कौन है, कहाँ से नहीं, पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी के बारे में, उसके लड़के के बारे में इस तरीके की अभद्र टिप्पणी करना मुझे नहीं लगता है कि शोभा देता है, पहली चीज। दूसरी चीज, अभी जिस तरीके से मोदी जी को बताया जा रहा है कि वो एकदम गाय के बछड़े हैं, गाय हैं, उनके खिलाफ गाय के बछड़े हैं, मतलब सीधे हैं, उनके नहीं बैल बुद्धि की बात करते हैं। मैंने आपसे एक सिंपल सवाल पूछा,
मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ये कसीदे क्यों पढ़ रहे थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बैठ करके, और तभी से शुरुआत हुई थी तमाम बातें बोलने की। तो क्या आपको लगता है कि ये ठीक है इस देश में प्रधानमंत्री के लिए, किसी के लिए भी ऐसी बात करना? मैंने तो ये सवाल पूछा था सिंपल। मैंने इसका जवाब पहले ही दे दिया कि इस तरीके की भाषा नहीं बोलनी चाहिए, मतलब पवन खेड़ा और तमाम लोगों को नहीं बोलनी चाहिए। चलिए ठीक है, संदीप जी और आरपी सिंह। ठीक है संदीप जी। एक रीमा जी लास्ट पॉइंट है। अरे सर बोल लिया आपने, आप तो मुद्दा ही भटका रहे हो। नहीं मैं भटकाता नहीं हूँ, मैं सिर्फ पक्ष ही रखता हूँ अपने पार्टी का। साहब से अनुरोध है, सिंह साहब से, कि साहब आरपी जी रिक्वेस्ट है कि कम से कम, आप तो पंजाब से आते हैं और वहां पर हमारा बर्थ वहीं का है और मैं वहां के कल्चर को खूब अच्छी तरीके से जानता हूं। या तो आपको वहां का कल्चर आप पे पड़ा नहीं है, असर नहीं पड़ा, और या तो अगर आपको कल्चर का असर पड़ा है तो वहां के लोग इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो बिल्कुल निंदनीय है, शर्मनाक है। मोदी जी भाई बोल सकते हैं, मोदी जी तो बहुत कुछ बोलते हैं। नहीं, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि इटालियन डीएनए क्या है भाई? वो राजीव गांधी के लड़के हैं। इटालियन डीएनए का ठीक है, आरपी सिंह जी जवाब देंगे पहले। आरपी सिंह जी, पहली बात तो इन्होंने जिस प्रकार की भाषा मोदी जी को लेकर के, मैं भी ऐसे 10 प्रश्न उठाता हूँ कि राहुल गांधी अभी पिछले दिनों विदेश गए थे, 4 दिन कहाँ गायब हो, कहाँ गए किसको पता नहीं, क्या किसके पास रहे, कहाँ रहे, किसको जानकारी नहीं। 10 प्रश्न उठे हुए हैं इस बात के ऊपर। तो मूल मुद्दा वो नहीं है, मूल मुद्दा है कि किस प्रकार की भाषा और हमारे यहाँ किस प्रकार की संस्कृति, किस प्रकार की सभ्यता। बीच में उन्होंने गॉडसे की बात करी, शायद मैं नाम बताता हूँ, बाबूलाल चौरसिया नाम है कांग्रेस के नेता, जिन्होंने गॉडसे का मंदिर मध्य प्रदेश में बनाया, उसके वहाँ पर गॉडसे की पूजा करते हैं, कांग्रेस के नेता हैं, आप चेक कर लीजिएगा। परंतु जो मूल बात है कि क्या आज राजनीति में एक दूसरे का हालचाल पूछना क्या पाप हो गया? क्या कोई व्यक्ति अगर बीमार हो जाए उसकी जरा सेहत के बारे में चिंता करना क्या बुरी बात होगी? क्या ये ठीक नहीं है कि मोदी जी ने सिर्फ खड़गे जी की सेहत के बारे में चिंता की, भी आप गिर गए, बेहोश हो गए, उसकी चिंता करी, उसको आप कटाक्ष करेंगे? नहीं, मैं जब तक जिंदा रहूंगा जब तक मोदी जी को हटा नहीं लूंगा। तो भैया आपने दीर्घायु पानी तो अलग और रास्ते हैं, किसी मंदिर में जाकर पूजा करिए, कोई और रास्ते से किसी को कहिए आपके लिए पूजा पाठ करे। हम तो कहते हैं आप 100 साल और जिए, और मोदी जी जहाँ भाजपा की जो हमारे पार्टी है वो 100 साल तक सत्ता में रहेगी। परंतु बात ये नहीं है, बात है कि आप भलाई में भी आप कटाक्ष करेंगे, आप उसमें भी राजनीति ढूंढेंगे, ये ठीक नहीं है। मूल बात ये है। हाँ, जहाँ तक इटालियन डीएनए की बात है, ये तो मैं कह रहा हूँ कि पिछले दिनों में जिस प्रकार से कांग्रेस के नेता की भाषा है वो हमारे यहाँ की भाषा नहीं हो सकती। ये जो खड़गे साहब ने जो बोला वो हमारे यहाँ की उस ढंग की सोच नहीं है हमारे देश में। मैंने तो अभी एग्जाम्पल भी दिया कि अटल जी गए थे, विदेश गए थे, नरसिम्हा राव जी ने भेजा था, जाकर यूएन में रिप्रेजेंट किया भारत सरकार को, विपक्ष के नेता हो तो वे रिप्रेजेंट किया, तो उसमें अच्छी बात थी। ये ऐसा संवाद होता था हमारे यहाँ। तो ठीक है संदीप जी, अभी जिस बाबूलाल चौरसिया की बात कर रहे हैं, 2022 में सर्वप्रथम शहजाद पुनेवाला ने इस पे सवाल खड़े किए थे और अभय द्विवेदी जी ने स्पष्ट उस बात पे कहा था। अरे आप गूगल मारिए साहब, गूगल मारिए, पता लग जाएगा। 2017 से वो कांग्रेस के सदस्य हैं, माननीय सदस्य हैं कांग्रेस पार्टी के, और उन्होंने मंदिर की स्थापना कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के बाद करी है वहां पर। आरपी जी आप लोग, अरे सर आप कम से कम पढ़े लिखे लोगों में से हैं। अपने आप को अभी आप कह रहे थे मैं ब्राह्मण हूँ, आप जातियां पूछ रहे थे, वो भी सर्टिफिकेट आप देंगे? तो ब्राह्मण का इस बात से क्या लिंक है? नहीं, अपने आप को जातियां पूछ रहे थे ना आप। मैं तो बता रहा हूँ, बाबूलाल चौरसिया के बारे में तो जानते होंगे आप। नहीं, मैं ये जानता हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ 2022 में शहजाद पुनेवाला। अरे मुझे शहजाद पुनेवाला से क्या लेना देना उसका, उन्होंने क्या कब क्या कहोगे? मैं तो जो मूल बात कर रहा हूँ उसकी बात का जवाब दे दीजिए ना साहब। बाबूलाल चौरसिया को जानते हैं आप, वो कांग्रेस के नेता हैं। ये इसका सबूत दे दूं आपको मैं, अभी आपको भेज रहा हूं, पढ़ लीजिएगा आप। हाँ बिल्कुल भेज दीजिएगा। अब मैं मेरी बात सुन लीजिए। नहीं, भेजने की जरूरत नहीं, दिखा दीजिए ना, हम अभी कैमरे में दिखा देते हैं, उसमें भेजना क्या है? तो सब चीजें डिबेट शो में तो सब चीजें सामने होती है। मैं भी दिखा देता हूं। ठीक है, एक दूसरे को आप अभी, हाँ आप लोग निकाल, एक मिनट जरा कैमरा दिखा, कैमरा जूम इन कीजिए आरपी सिंह जी की तरफ, जरा क्या दिखा रहे हैं वो। इसमें मतलब टाइम क्या लगाना, वो तो जब है फोन में उनके तो वो दिखा देंगे। 2 सेकंड क्या पढ़े लिखो को फारसी क्या दिखाइए। ये लीजिए, मैन हू बिल्ट गॉडसेस टेंपल जॉइंस कांग्रेस, ये लीजिए। अच्छा ठीक है, गूगल पे मैं लिख देता हूं कि देश का सबसे बड़ा फ्रॉड कौन है, मोदी जी का नाम आएगा, आप मान लेंगे? आप खोलिए ना, अरे खोलिए ना, खोलिए संदीप त्रिपाठी, खोलिए ना। पहले मैं तो दिखा रहा हूं आपको, अब आप बात घुमा रहे हो। अब उन्होंने दिखा दिया आपको सबूत, आरपी सिंह जी ने सबूत दिखा दिया ना, तो डिनाई मत कीजिए। कुछ चीजों पर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। जो सही होता है उसको एक्सेप्ट करने की आदत डालनी चाहिए, जो सच है।
रीमा जी, मैं वो व्यक्ति हूँ कि अगर बहस पे आता हूँ तो बहस की कोई सार्थकता होनी चाहिए, उसका कुछ निर्णय होना चाहिए। उन्होंने दिखा दिया ना, आर्टिकल दिखा दिया उन्होंने पूरा। मैंने आर्टिकल में मैं फिर कह रहा हूँ कि आप अपने जो है उस पे बोलिए, आपको कम से कम 10 आर्टिकल मिल जाएंगे शाहजाद 2022 में, पहले जहाँ तक मुझे याद है। इस वक्त वो जो दिखा रहे हैं हम उस पर बिलीव करें, या 2022 में किसने क्या कहा नहीं कहा जो आप बोल रहे हैं उस पर बिलीव करें, मैं नहीं समझ पा रही, लेकिन सबूत से दुनिया चलती है। और यहाँ पर उन्होंने दिखा दिया। डेक्कन हेरल्ड में आर्टिकल छपा हुआ है, डेक्कन हेरल्ड का आर्टिकल है, और ये 26 फरवरी 2021 का आर्टिकल है, आज का नहीं है। ठीक है, तो मैं दिखा देता हूँ। नहीं, अब आप गूगल कर रहे हैं, मेरे को इतना समय नहीं है बार बार ना ये सब करने का। मैं जरा आगे बढ़ती हूँ थोड़ा सा, अब आप गूगल कर लीजिए, तब तक आती हूँ आपके पास। रोहित अग्रवाल जी, सवाल यहाँ पर ये है, जो बात यहाँ तारिक खान जी कह रहे हैं कि ताली दोनों हाथ से बजती है, अगर इधर से कुछ बोला जाता है तो जवाब उसी जैसा दूसरी तरफ से भी आता है। तो ये तो फिर कोई रूल बनाने वाली बात है ना, कि मतलब या तो दोनों ही तरफ से इस तरह की बयानबाजी बंद हो जाए, जो तारिक जी ने कहा। मतलब अखिलेश यादव के लिए टीपू सुल्तान भी बोला जाता है, तो फिर वो जवाब में योगी जी को कुछ कह देते हैं, फिर इधर से जवाब आता है तो प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ बोल देते हैं, तो दोनों हाथ से ताली बज रही है। रोहित जी, नहीं, ठीक बात है। अखिलेश यादव जी के लिए औरंगजेब जैसे शब्द का भी प्रयोग किया गया, जो कि नॉर्मल कोर्ट में नहीं करना चाहिए, है ना। अखिलेश यादव जी के लिए भी टोटी चोर जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया, जो कि नहीं करना चाहिए। लेकिन हमको और आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर किसी ने ये प्रयोग किया है, क्या हमारे संस्कार यही है कि हम पलट के उसको उसी तरीके के शब्दों का प्रयोग करते हैं? तो इसका मतलब तो ये साफ साफ हो गया ना कि फिर तो भैया 2 लाठियां लो और एक दूसरे को पीटना शुरू कर दो। भाई फिर आप कैसे कह रहे हो कि साहब आप कोई राजनीतिक दल हो? फिर तो आप स्कूल के बच्चों से भी बदतर हो कि स्कूल के बच्चे जो कोई कुछ बोलता है तो उसको पलट के जवाब दे देते हैं उस तरीके का। तो आपको तो समझना पड़ेगा ना कि कुछ संस्कार है कि नहीं है, या बस आपको यही देखना है कि किसने क्या कहाँ सड़क पे खड़े हुए व्यक्ति ने किसी ने कुछ कह दिया तो आप सीधे नाले में लौटना शुरू कर देंगे कि भाई कोई व्यक्ति अगर नाले में लौटे तो क्या समाजवादी पार्टी वाले भी नाले में लौटना शुरू कर देंगे? वो कहेंगे नहीं हम भी लौटेंगे क्योंकि वो लौट रहा है। तो भाई अगर यही आपके संस्कार है तो रखिए ऐसे संस्कार आप अपने पास। परंतु ये जरूर है कि भैया सत्ता में आने की इतनी ज्यादा लालसा तो हमने कभी देखी नहीं कि मंच पे तबीयत खराब हो गई तब भी याद आ रहे हैं कि मोदी जी चले जाएंगे तब तक मैं तो रहूंगा। इतनी लालसा मैंने आज तक जीवन में किसी के अंदर नहीं देखी कि मंच पे आदमी को सांस ना आ रही हो, उसकी आंख बंद हो रही हो, गिरने को हो, उसको 4 लोग पकड़ लें तब भी वो मंच का माइक पकड़ के कहे कि मोदी को हटा के ही मैं तो जाऊंगा। तो ऐसी सत्ता में आने की लालसा कौन सी है? ये कौन सा मनभेद आपने पाल लिया है, या आपने क्या अपने आप को राजा वाजा समझ लिया है कि जनता ने आपको चुना नहीं? पिछले 10 साल से आप विपक्ष में हैं, अगले 5 साल के लिए आप विपक्ष में हैं, पर आप आत्ममुग्ध इतनी बुरी स्थिति में कि आपको लगता है सरकार आपने ही बनाई है। 90-99 सीटें, कितनी 99 सीटें हैं ना कांग्रेस की, तो 99 सीटें लाके शायद सरकार आपकी बनी है। वो 240 वाले तो मुझे लगता है वो उल्टी गिनती शायद अब शुरू हो गई है, नया संविधान शुरू हो गया है जिस संविधान की बात करते हैं। वैसे एक बात याद आई, एक संविधान के नाम से याद आई, वो कल एक संविधान रैली चल रही थी कांग्रेस की उत्तर प्रदेश के अंदर। वहां पे जो जूते लात चले हैं कांग्रेसियों में आपस में, किसी और की जरूरत नहीं थी, कांग्रेसियों में आपस में जो जूते लात चले हैं दलित पिछड़ों के अपमान के लिए। जो अभी ये कह रहे थे ना कि साहब ये ब्राह्मण है वो बनिया है, तो भैया सारे ब्राह्मणों ने मंच पे कब्जा कर लिया था कांग्रेस के, और उसके बाद दलित पिछड़ों को जूते से पिटवाया कांग्रेसी नेताओं ने। ठीक है, तो भैया ये सब मत करो भाई। तारिक जी, कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला है, मैं जवाब दीजिए। 1 मिनट रुको आप, संदीप जी रुकिए, तारिक जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। हाँ तारिक जी, बीच में ना बोलने वाला नियम को मुझे लगता है हाँ, वो सबके लिए नियम है। जी सुनिए आप। अच्छा लगा, धन्यवाद दूंगा अपने दोस्त का कि जो टोटी वाली बात पे इन्होंने कहा कि गलत है। एक बात और गलत बोली गई, आपको पता है संगीत सोम ने आज क्या कहा कि जिनका जनाधार जिलों में है, जिलों में इनकी पार्टी को कहा। अरे वो आपके लिए कह रहे थे, अरे वो समाजवादी पार्टी के लिए कह रहे थे। बीच में नहीं भाई, बीच में नहीं बोलेगा कोई, ऐसे डिस्टर्ब नहीं करना है, डिस्टर्ब नहीं करना रोहित जी, डिस्टर्ब नहीं करना। यही दिक्कत है, मेरा परिणाम ले लीजिए आप। अरे तो मुझे आपके शो से यही दिक्कत है। तारिक जी, आप ऐसी बात बोल देते हैं ना कि सब भड़क जाते हैं, पता नहीं ऐसा क्या हो जाता है। मैं वही सोच रही हूँ, आप ऐसी बात बोलते हैं कि हर आदमी भड़क जाता है आपकी बात सुनते ही। रोहित जी बीच में नहीं, रोहित जी अपनी बारी में बोलेंगे, अपनी बारी में बोलेंगे। नहीं अपनी बारी में बोलेंगे, चलिए
मैं मजबूर हो जाता हूँ कहने को कि राइट विंगर्स आर अलाउड टू इंटरफेयर, लेफ्ट विंगर नॉट अलाउड। आप सुन नहीं रहे क्या? आप सुन नहीं रहे कि मैं सबको मना कर रही हूँ? अब अगर मुझे म्यूट बटन दबाना पड़ेगा तो मुझे मजबूर होना पड़ेगा, लेकिन मैं वो करना नहीं चाहती क्योंकि सब सीनियर लोग हैं, इसलिए मैं सिर्फ चेतावनी दे सकती हूँ। आपने इंटरफेयर किया, शुक्रिया। अब मैं कह रहा हूं, संगीत सोम ने कहा जिले की जो पार्टी है, जिसका जनाधार, जिसकी हैसियत जिले की है, वो केंद्र में जाके राजनीति कर रही है। जवाब मांगिए संगीत सोम से, उनसे पूछिए भाई। मैं भी कह रहा हूं कि ये चीजें गलत हैं। ऐसी अभद्र भाषा एक पार्टी का जिसका प्रधानमंत्री रहा, जिसको किसानों का मसीहा माना जाता है, समाजवादी पार्टी के बारे में कहना गलत। मैं तो बीच में बोल सकती हूँ ना, मुझे इजाजत है या मैं भी चुप रहूं? नहीं, आपको है। हाँ, मैं बोल सकती हूँ। तो आपने अब संगीत सोम का क्योंकि जिक्र कर दिया तो मुझे जिक्र करना पड़ रहा है कि अब हम, वैसे हमारा टॉपिक नहीं था आज का, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता अगर चेतावनी दे रहे हैं कि मुसलमान अब इतने हो चुके हैं और इतने बढ़ चुके हैं कि 2047 क्या, मतलब उन्होंने तो 24 के बाद की सारा बता दिया कि अब कोई आने वाला नहीं है क्योंकि अब मुसलमानों की संख्या इतनी हो गई है। उनसे आपने कुछ मांगा है क्या? नोटिस वोटिस दिया है या इस्तीफा मांगा है या कुछ हुआ है क्या ऐसा कुछ? एफआईआर तो सरकार ने कराई है उनके ऊपर कि नहीं हुई है? सरकार ने कराई है। मैं सपा का पक्ष सुनना चाह रही थी। किसी ने एफआईआर तो कराई है उनके ऊपर। समाजवादी पार्टी का पक्ष क्या है? नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी जनसंख्या बढ़ाने घटाने की बात नहीं करती है। ये कभी भी आधिकारिक बात नहीं होगी समाजवादी पार्टी का। हमारा स्टैंड एकदम क्लियर है कि भारत सबका है, किसी की आबादी बढ़ने घटने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं वही, इसीलिए मैंने ये भी कहा था कि मुगल आए थे और चले गए। ये मैं भी मुद्दा लाना नहीं चाह रही, लेकिन मुझे इसलिए बोलना पड़ा कि कोई इंसान पर्सनल कैपेसिटी में क्या बोल रहा है उसको लेके अभी हम क्यों चर्चा करें? संगीत सोम या फिर आपके विधायक या आपकी पार्टी के नेता, हम तो किसी पर भी चर्चा नहीं कर रहे ना। हम ऑफिशियल बात पर बात करेंगे। उनका बयान कभी भी पार्टी का आधिकारिक बयान नहीं हो सकता है, हम उसका खंडन करते हैं। आरपी सिंह जी, संगीत सोम का बयान क्या आधिकारिक बयान था या है? देखिए, मैं असल में ये विषय को फिर भटका रहे हैं। जो मैं विषय वापस, ये जो मर्जी भटकाते रहे, सबको पता है कि इनके लिए वोट बैंक क्या है, उनके लिए वोट बैंक की राजनीति कैसे है। ये अगर हिजबुल्लाह का चीफ मारा जाता है नसरुल्लाह, तो उसके लिए भी सबके सब यहाँ पर शांति पाठ खाने के चक्कर में रहते हैं कि नहीं हम तो बड़ी संवेदनाएं हमारी हैं। ये दिखता है कि वोट बैंक की राजनीति में कहाँ तक जा सकते हैं और आतंकियों का भी समर्थन देने के पक्ष में रहते हैं। परंतु जो मूल बात फिर मैं कह रहा हूँ, ये हमारे देश में कब से हो गया कि अगर कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का हालचाल पूछे, अगर मेरे पैनल पर बैठे हो तारिक खान साहब को कभी कुछ हो जाए, मैं हालचाल पूछ लूँ तो तारिक खान साहब उसमें राजनीतिक कटाक्ष थोड़ा करेंगे। तारिक खान साहब वो बताएंगे ना, हम कैसे बताएं? तारिक जी, अब वो हो सकता है कि उसके बाद अच्छा चलो मेरा अच्छा मैं माफी चाहता हूँ तारिक खान साहब, मैं माफी चाहता हूँ। थोड़ा सा नहीं, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, मेरा स्वास्थ्य खराब हो जाए और तारिक खान साहब मुझसे हालचाल पूछ लें और मैं तारिक खान साहब पर तीर छोड़ना छोड़ दूं, ये अच्छी बात नहीं है। ये राजनीति की परिपाटी नहीं है, ये सिर्फ इतने कहना, ये राजनीतिक परिपाटी नहीं है। हमारे देश की, हमारी सभ्यता की, हमारे सनातन सभ्यता की ये परिपाटी नहीं है। और मैं जब सनातन कहता हूँ उसमें मैं धर्म की बात नहीं कर रहा। सनातन हमारे देश की सभ्यता है, उसमें तारिक खान साहब उसको ये मत लीजिएगा, आप भी सनातनी है, मैं भी सनातनी हूँ, जिस देश में रहता सब सनातनी है, इसलिए हमारी सनातन सभ्यता में सब नहीं है। आ रही हूँ, एक मिनट, मुझे ब्रेक लेना, लेकिन तारिक जी जल्दी से, फिर मैं ब्रेक लूंगी। तारिक जी 10 सेकंड की बात सिर्फ कह दूं, बोलिए कि आपने तमाम बातें हुई अभी गोडसे की कि मंदिर बनाया। ये पूजा शकुन पांडे अलीगढ़ की नेता बीजेपी के नेताओं के साथ क्या कर रही हैं फिर, जिन्होंने गांधी की फोटो पे 2019 में गोली मारी थी? दिखाई दे रहा है आपको? मैं लो लाइट करके दिखाता हूँ आपको, सेंड कर देता हूँ, इसको चलवा दीजिए पूरा प्लीज। मुद्दा क्या है ये देखिए, मुद्दा ये है क्या? अरे खुद ही मुद्दावीन, इनको खुद ही नहीं पता मुद्दा क्या है। मुद्दा यह है कि अभी कहा जा रहा था कि कांग्रेस के किसी नेता ने वहां पर मंदिर बनवा दिया गोडसे का। तो ये तो गांधी जी को जो गोली मार के रिहर्सल कर रही होंगी, आपने भी देखा होगा, अलीगढ़ की नेता थी पूजा शकुन पांडे। ये शिवराज साहब जो कि मुख्यमंत्री हैं, इनके साथ क्या कर रही है? अच्छा, क्या कर रहे हैं? इसका मतलब है बीजेपी के को रिलेटेड नेता हैं जो गांधी को फिर से मार रहे हैं, और रोज मारते हैं ये लोग गांधी को। सुबह मारते हैं, दोपहर मारते हैं, शाम को खाना खाने के बाद भी मारते हैं गांधी को। ये रोज गांधी को मारते। अच्छा ठीक है, मैं आपका अगर लॉजिक समझूं तो इसीलिए मोदी के मारने की बातें की जाती हैं, इसीलिए नहीं, ये लोग गांधी को मारने वाले हैं, इसीलिए राहुल गांधी, इसीलिए जवाब में मोदी को मारा जाए ये बातें की जाती हैं। नहीं, इसलिए क्योंकि गांधी को जिन लोगों ने मारा था वही लोग राहुल गांधी की जीभ काटना चाहते हैं, नाक काटना चाहते हैं, हाथ काटना चाहते हैं।
आतंकवादी राहुल कहते हैं गांधी आज ताकि के गांधी जी हैं, महात्मा गांधी हैं, मतलब ये आप ही कह रहे हैं। राहुल गांधी महात्मा गांधी है, कहने का मतलब ये है। एकदम नहीं, एकदम नहीं, एकदम नहीं। मगर ऐसी चीजें भड़काना लोगों को एसेसिनेशन की तरफ लेके जाती हैं जो भारत इतिहास में देख चुका है, जिसका गवाह राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी रहे हैं। ठीक है, भारत के मुझे गलत है, ब्रेक के बाद आ रही है, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के फौरन बाद आऊंगी आरपी सिंह जी के पास। ओके, आपका रूल छोटा सा ब्रेक, 5 की पंचायत देखते रहिए। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। चलिए, वक्त कम है, आज पे आरपी सिंह जी जवाब देंगे, उसके बाद संदीप जी आपका रुख करूंगी। नहीं, इन्होंने कहा इंदिरा गांधी जी की हत्या कृपा कर मैं निवेदन करता हूँ। GBS सिद्धू एक रॉ के अफसर हुए हैं। इंदिरा गांधी जी की जो कैबिनेट में स्वर्ण सिंह थे, उनके जवाई मतलब उनके बेटी के साथ उनकी शादी और की उनकी किताब पढ़ लीजिएगा, और आज तक किसी कांग्रेस के नेता उनकी किताब क्या नहीं करी। उन्होंने कहा इंदिरा गांधी अपने षड्यंत्र का शिकार हुई थी और उन्होंने अपना षड्यंत्र रचा सिखों को बदनाम करने के लिए, चुनाव जीतने के लिए, और उसका शिकार वह खुद हो गई। कि मैं नहीं कह रहा, GBS सिद्धू की किताब है। तो इसलिए ये कहने से पहले कि कोई शहीद हो गई, जहाँ शिकार हो गई, जहाँ ऐसा माहौल खड़ा हो गया, माहौल भी उन्होंने खड़ा किया, शिकार भी खुद हुई। परंतु जो फिर मैं वापस कह रहा हूँ, ठीक है, ये कहाँ की सभ्यता है? मैं बार बार वही प्रश्न उठा रहा हूँ। ये हमारे देश की सनातनी सभ्यता नहीं है। मैंने इसलिए कहा कि ये बाहर से आई सभ्यता हो सकती है, जहाँ राहुल गांधी जाते होंगे, कहीं से सीख कर आते होंगे, जहाँ की सोरस उनको ब्रीफ करता होगा, कहीं पर भी इस प्रकार की भाषा आपके नेताओं को बोलनी चाहिए, तब आप चुनाव जीत पाओगे। ठीक है, संदीप त्रिपाठी जवाब देंगे। नहीं, देखिए, आप आरपी जी सोरेस की बात कर रहे हैं तो चाइना की बात कर लीजिए, जहां पर 2008 में अरुण सिंह जी आपका डेलीगेशन गया था, नितिन गडकरी जी जा चुके हैं। आप अपने यहाँ संयुक्त पाठशाला चलाते हैं कम्युनिस्टों के साथ में, तो ये कह के आप बच नहीं सकते सोरेस और ये करके। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, हमारे यहाँ किसी ने किया, इमरान मसूद जी को निकाल दिया पार्टी से, वो बाहर हो गए। आप बताइए, आपके यहाँ कोई जवान काट ले रहा है, कोई गोली मार देने की बात कर रहा है। और एक बात, आरएसएस जो आप भारतीय जनता पार्टी का पितामह है, वो अपना खुद का रजिस्ट्रेशन नहीं कराता, उसके लोग जाते हैं गोली मार के चले आते, फिर वो कहता है संगठन हाँ ये तो हमसे हमारे संगठन से ही नहीं है। भाई, आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराओगे, कोई लिखा पढ़ी रही नहीं तो बिल्कुल आप बच के निकल जाओ। और एक बात मैं कहूंगा कि अभी बात आपने आतंकवादियों की बात की, खालिस्तानियों की बात की। साहब, किसानों को खालिस्तानी किसने कहा था? आरपी जी, आप तो अंदर तो कम से कम पूछ सकते हो। आपके नेताओं ने कहा था, आपके नेताओं ने कहा था। कृपा करके जरा इतिहास पढ़ा करिए, थोड़ी जानकारी रखा करिए ना। सुनिए सर, अरे आपके नेताओं ने कहा था, और मेरा मुंह मत खुलवाइए। आपके नेता ने जितना इस देश में मेहनत से फैलाया, सुनिए एक मिनट, आपने दिल्ली के अंदर सीनियर सिखों को कत्लेआम करा दिया। क्या बात करते हैं आप? टायर डालकर चलाया आप लोगों ने, तो उसकी बात मत करिए। किस प्रकार का हेट्रेड आपने फैलाया था सिखों के खिलाफ, जो सबसे ज्यादा राष्ट्रवादी कौम थी, आपने उनको देशद्रोही साबित कर दिया। क्या साबित कर दिया? उस समय आरएसएस के लोगों ने अगर इंदिरा जी के लिए हिंदू बनाम सिख कराए इस देश में दंगा, तो उसके लिए कांग्रेस कैसे जिम्मेदार हो गई? वही संघ जिम्मेदार है जो हिंदू मुस्लिम ऐड करा रही है। उसी से उस समय आरएसएस ने हिंदू सिख कराया। अरे सबसे ज्यादा दंगे अगर मुसलमानों के ऊपर हुए या कराए तो कांग्रेस पार्टी ने कराए, कांग्रेस के रहते हुए। कांग्रेस जब सत्ता में थी तब सबसे ज्यादा मुसलमानों के ऊपर दंगे हुए। किसकी बात कर रहे हो आप? मैं दंगे गिनाने शुरू करूंगा तो पूरी शाम निकल जाएगी उसके अंदर कि कांग्रेस के राज में कितने कितने दंगे हुए। आरपी जी, बहस के हम लास्ट चरण में हैं, कृपया जो एक मिनट, हम मुद्दे से भटक रहे हैं, मेरे पास समय कम है। मैं संदीप त्रिपाठी जी आपसे सिर्फ ये जानना चाहती हूँ, क्या भविष्य के लिए अब ये रूल कांग्रेस पार्टी ने बना लिया है कि बीजेपी के नेताओं से अब कोई संबंध नहीं होना चाहिए? मतलब हालचाल पूछना, ग्रीट करना, पास में बैठकर चाय पीना, कॉफी पीना, ये सब चीजें बिल्कुल अब मतलब बॉयकॉट है क्या बीजेपी का? अब अगर आपके अध्यक्ष ये बात कर रहे हैं, इसका मतलब तो ऐसी कोई रणनीति बन रही होगी भविष्य के लिए, तो क्या ये माना जाए अब? नहीं, देखिए, राहुल जी जब सदन में मोदी जी को गले लगाए तो उस पर तीखा टिप्पणी, वो पुरानी बात हो गई। अब इस बार क्या हुआ? रिक्वेस्ट है रीमा जी, हाँ। और सदन में आंख भी मारी थी उन्होंने।
सदन में आंख भी मारी थी उन्होंने, आंख ओके, याद है ना, आंख भी मारी थी और कुछ इशारे भी किए थे जिसमें महिला सांसद ने कह रहे हैं बॉयकॉट कर रहे हैं क्या बीजेपी का? जल्दी से जवाब क्या दीजिए। बात कर रहे हो आप? मैं सिर्फ संदीप ये कह त्रिपाठी। रहा हूँ कि इस तरीके की जो भी अभद्र टिप्पणी होती है कांग्रेस उसका कभी समर्थन नहीं करती है। हम महात्मा गांधी तो जी को खड़गे मानने जी वाले का लोग आप हैं। समर्थन नहीं करते, इनका कहना है कि खड़गे जी की टिप्पणी का समर्थन नहीं करते ना चलिए, आप। ठीक है, मेरे पास वक्त की बात है, मैं किसी शो को की यही तबीयत और खत्म उसका करती हूँ। आप राजनीतिक सभी खास मेहमान हमारे साथ 5 की पंचायत में जुड़े, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसीलिए एक के बाद एक, और ये सिर्फ एक बयान नहीं था, मतलब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, एक और बयान याद आ गया तो वो जरा मैं याद दिला देती हूँ कि जब चुनाव से पहले नतीजे नहीं आए थे तब उन्होंने कहा था कि अगर कांग्रेस पार्टी की 40 सीटें नहीं आती हैं तो क्या विजय चौक पर नरेंद्र मोदी फांसी लगा लेंगे। ये भाषा थी, तब भी वो अध्यक्ष थे कांग्रेस पार्टी के। तो अब अगर अध्यक्ष की भाषा ऐसी होगी तो जाहिर तौर पर उनके नीचे जो पार्टी के और तमाम लोग हैं उनको क्या शिक्षा मिलेगी। चलिए, आज 5 की पंचायत में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नई सुबह नई